हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। आज का जो हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैं 3 से 4 वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर से पहले हम लोग पढ़े थे पूर्व वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल के अंतर्गत आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, यह काल आर्य समाज के विकास का युग है। ठीक है, आप दोस्तों हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, और पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल व्यवस्था में कितना परिवर्तन आ चुका है इसके बारे में दोस्तों देखेंगे। तो उत्तर वैदिक काल का सामाजिक दशा में सबसे पहले देखेंगे परिवार। पूर्व वैदिक काल की तरह उत्तर वैदिक काल समाज भी पितृ प्रधान था। ठीक है, मतलब पिता ही हेड था। समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, अथर्ववेद में परिवार की शांति के लिए प्रार्थनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक, किसमें? अथर्ववेद मिलता है शांति के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं विवाह। ठीक है, विवाह कैसा था उन लोगों का? उत्तर वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र कार्य माना जाता था। ठीक है, जो शादी है या विवाह, इसको एक पवित्र कार्य माना जाता था। विवाह स्त्री पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य था। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य था। अंतरजातीय एवं सजातीय दोनों प्रकार के विवाह का प्रचलन था। ठीक है, अब देखते हैं इस काल में बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह का भी प्रचलन था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। आप देखते हैं स्त्रियों की दशा या स्थिति उत्तर वैदिक काल में कैसी थी। तो इस काल में स्त्रियों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कमी आ गई थी। मतलब पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आ गई थी। उनकी स्थिति शोचनीय हो गई थी। उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया था। मतलब स्त्रियों का स्तर नीचे गिर गया था। कन्या के जन्म को अशुभ माना जाने लगा। ठीक है, जो कन्या किसी के परिवार में जन्म लेती थी उसको अशुभ माने जाने लगा। ठीक है, लेकिन इस काल की प्रमुख विदेशी महिलाएं में गार्गी और मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है। विदेशी महिलाएं जो थी गार्गी और मैत्रेयी, इनका भी उल्लेख मिलता है। स्त्रियों का शिक्षा का प्रबंध था, वह संगीत एवं नृत्य में प्रवीण होती थी। ठीक है, आप देख लेते हैं इस अवस्था में वर्ण व्यवस्था कैसा रहा होगा या कैसा था। इस काल में समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जटिल हो रही थी। वर्ण जन्म पर आधारित न होकर पैतृक हो गया था। ठीक है, मतलब एक ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही होगा। आप देख लेते हैं भोजन। उत्तर वैदिक काल में दूध, दही, घी, चावल, जौ, गेहूं एवं सरसों आदि का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता था। ठीक है, भोजन में क्या क्या? दूध, दही, घी, चावल, ये सब प्रयोग किया जाने लगा था। इस काल में मांस खाना बुरा समझा जाता था। मतलब मांस पर रोक लग गई थी। इस काल में आर्य पेय पदार्थ में सूरा का प्रयोग करते थे। ठीक है, जो पेय पदार्थ है, जो नशा वाला चीज देता है, उसके बारे में कहा गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वस्त्रभूषण। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वस्त्र पहले की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ हो गए थे। ठीक है, जो पूर्व वैदिक काल में था उसकी अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में कुछ उसके अपेक्षा अच्छा हो गया था। ठीक है, वस्त्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के थे। ठीक है, पहला निवी, जिसको बोलते थे, इसमें क्या होता है? अंदर पहनने वाला वस्त्र। ठीक है, दूसरा होता है वास, नीचे पहनने वाला वस्त्र सॉरी दोस्तों। और तीसरा क्या है? अधिवास, मतलब ऊपर पहनने वाला वस्त्र। इसके अलावा स्त्री एवं पुरुष, ठीक है, दोनों ही पगड़ी पहनते थे। ठीक है, ऊनी एवं सूती वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। स्त्री पुरुष दोनों ही सोने चांदी के बहुमूल्य जवाहरातों के आभूषण भी पहनते थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, मनोरंजन। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन नृत्य एवं संगीत थे। ठीक है,
इस तरह जो मनोरंजन का साधन था वह नृत्य भी था और संगीत भी था। ठीक है, संगीत में वादन एवं गायन दोनों प्रकार का प्रचलन था। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांसुरी आदि थे। इसके अतिरिक्त रथ, दौड़, घुड़दौड़, जुआ आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। ठीक है, आप दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। इस काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जीवन को समृद्ध एवं सुखमय बनाना था। मतलब जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वह जीवन को समृद्ध एवं सुखमय बनाना था। शिक्षा गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। तो शिक्षा कहाँ मिलती थी? गुरुकुल के अंदर। ठीक है, यह एक मौखिक शिक्षा थी। शारीरिक एवं मानसिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों पर। विद्यार्थियों को वेद, उपनिषद, व्याकरण तथा व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इस काल में शिक्षा के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र विकसित हो चुके थे। आप देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था समाज की श्रेष्ठ व्यवस्था थी। ठीक है, कौन सी? आश्रम व्यवस्था समाज की श्रेष्ठ। मनुष्य के जीवन की आयु 100 वर्ष मानकर 4 आश्रम निर्धारित किए गए थे। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ठीक है, ये एक जीवन के 4 हिस्से में डिवाइड किया गया था। आश्रम व्यवस्था का पालन करना प्रत्येक स्त्री व पुरुष का सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य था। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को विद्या अध्ययन करना था। ठीक है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें व्यक्ति को विद्या। अब सेकेंड देखेंगे, गृहस्थ आश्रम में विवाह कर संतान उत्पन्न करना था। ठीक है, जो आपका गृहस्थ आश्रम था इसमें विवाह कर संतान उत्पन्न करना था। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम में वन की ओर गमन, मतलब घर से दूर। चौथा है संन्यास आश्रम में सांसारिक मोह माया को त्याग करना होता है। ठीक है, आप देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन राजनीति दशा। ठीक है, इसमें जो राजनीति दशा थी वो कैसी थी? ठीक है, पहला राज्य का स्वरूप। इस काल में साम्राज्यवाद की भावना का विकास होने के कारण राजतंत्रों का उदय हुआ। ठीक है, इन राज्यों के स्थान पर प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई। और जो इस काल के प्रमुख राज्य हैं उनके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। पहला था पांचाल, कुरु, ठीक है, मगध और कलिंग, अवंती, विदर्भ आदि थे। ठीक है, ये सब जो राज्य थे ये सब मुख्य थे, पांचाल, कुरु, मगध, कलिंग, अवंती। ठीक है, राजा राज्य की स्थापना के बाद अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी यज्ञ कराते थे। ठीक है, कोई भी राजा जब राज्य ग्रहण करता था उसके बाद अश्वमेध ऐसे ऐसे यज्ञ कराते थे। अब दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, राजा का अधिकार कैसा था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में राजा के दैवी अधिकारों में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, जो पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा इसमें वृद्धि हो गई थी। इसका मुख्य कारण अनेक विशाल साम्राज्यों का उदय होना था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे साम्राज्य उदय होने लगे थे, इसीलिए उनको दैवी अधिकारों में वृद्धि हो गई थी। राजा का पद पैतृक था, मतलब पिता का पुत्र ही राजा बनेगा। ठीक है, परंतु कभी कभी राजा का निर्वाचन भी किया जाता था। राजाओं के लिए राजधिराज, अधिराज, एक राज, सम्राट आदि शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, जो राजा की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक था। राजा का प्रमुख कर्तव्य युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करना। ठीक है, जो राजा का कर्तव्य में था वो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करना और प्रजा को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना एक राजा का कर्तव्य था।
देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के पदाधिकारी। राज्य के अनेक नए प्रशासनिक पदों का सृजन हो। ठीक है, राज्य के अंदर बहुत सारे अनेक पद और आए। इस काल के राज्य के अधिकारियों ने रत्निन मतलब रत्नी अथवा वीर कहा जाता था। राजा राज्य अधिकारियों की सहायता से प्रशासन सुचारू रूप से चलाता था। ठीक है, जो राजा है और जितने भी राज्य के अधिकारी थे उन्हीं के माध्यम से अपने प्रजा को अच्छे से चलाता था। इनमें मुख्य राज्य अधिकारी थे, उसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। संग्रहित, अच्छवाय, भागादूत, सूत, छत्री, पालागल, तक्षण, रचकार, विकर्तन, गोविकर्तन, स्थापति। ठीक है, और कुछ और देख लेते हैं, इन्हें क्या क्या कहा जाता था। संग्रहित को कोषाध्यक्ष। ठीक है, जो अच्छवाय उसको क्या, जुए का अध्यक्ष। ठीक है, भागादूत को कर एकत्र करने वाला। ठीक है, जो कर एकत्रित करता था इस काल में उसको क्या बोलते थे, भागादूत। ठीक है, जो राज्य का वृत्तांत रखने वाला था उसको सूत। ठीक है, जो राज्य परिवार का निरीक्षण करता था उसे छत्री की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों देख लेते हैं, पालागल किसे, जो संदेशवाहक था उसे कहा जाता था। ठीक है, जो बढ़ई था उसको क्या, तक्षण कहते थे। ठीक है, रथकार को रथ निर्माता बोलते थे। वीरतंत्र को राजा के साथ शतरंज खेलने वाला। ठीक है, गोविकर्तन को वन निरीक्षण बोलते थे। स्थापति को मुख्य न्यायाधीश बोलते थे। ठीक है, सभा तथा समिति के बारे में देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए सभा तथा समिति नामक दो संस्थाएं थी। ठीक है, सभा तथा समिति नामक दो संस्थाएं भी थीं, परंतु इनका महत्व कुछ कम हो गया था। सभा छोटी थी, इसमें राजा के निकट संबंधी व्यक्ति होते थे। इसमें उच्च कोटि के राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श होता था। समिति बड़ी संस्था थी, जन साधारण इसके सदस्य होते थे। समिति का कार्य युद्ध, संधि, आय व्यय आदि मामलों पर निर्णय लेना था। यह राजा के निर्वाचन में भी भाग लेते थे। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, न्याय व्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था दोस्तों, राजा होता था। ठीक है, जो न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी। न्याय व्यवस्था के संचालन हेतु कुछ अन्य पदाधिकारी होते थे जो सहयोगी होते थे। न्यायाधीश को स्थापति कहा जाता था। ठीक है, जो न्यायाधीश होते थे उनके क्या कहा जाता था, स्थापति। ठीक है, गांव के साधारण अपराधों का निर्णय ग्राम्यवादीन अधिकारी द्वारा अपनी सभा में किया जाता था। छोटे मामलों का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता था। कुछ विशिष्ट मामलों पर निर्णय राजा मतलब सभा की सहायता से करता था। ठीक है, आप दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर वैदिक कालीन की आर्थिक दशा कैसी थी। ठीक है, तो पहला कृषि के बारे में देख लेते हैं। इस काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस काल में बीज फसल खेती करने के नए तरीके या तकनीकी का विकास हुआ था। अच्छी और ज़्यादा मात्रा में फसल उगाने के लिए खाद का अधिक प्रयोग किया जाने लगा था। मतलब जो आपका उत्तर वैदिक काल है इसमें खाद का भी प्रयोग किए जाने लगा था फसल अच्छी उगाने के लिए। चावल, गेहूं, जौ आदि इस काल की प्रमुख फसलें थी। सिंचाई की व्यवस्था कृषि हेतु उत्तम थी। सिंचाई के कृत्रिम साधनों का अभाव नहीं था। ठीक है, पशुपालन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के लोगों के प्रमुख पशु थे गाय, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा आदि। गाय का इतना अधिक महत्व था कि जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उसका उतना ही अधिक वैभव माना जाता था। राजा जब किसी व्यक्ति को सम्मानित करते थे तो उन्हें गाय ही प्रदान करते थे। मतलब गाय का महत्व इस काल में बहुत ही अत्यधिक था। उद्योग और धंधे के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
इस काल में अनेक नवीन उद्योग प्रचलन में थे। वस्त्र एवं धातु उद्योग का विकास इस काल में अत्यधिक तीव्र गति से हो रहा था। सोना, चांदी, सीसा, तीन, तांबा, लोहा आदि धातुओं का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा था। इन धातुओं से अस्त्र शस्त्र, औजार, बर्तन एवं आभूषण बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त लोहार, चर्मकार, रथकार, महुए, कुम्हार एवं नर्तक आदि के व्यवसाय भी उन्नत थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वाणिज्य एवं व्यापार कैसा था। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य। इस काल में आंतरिक एवं वैदेशिक व्यवसाय प्रगति पता। ठीक है, विदेशी व्यापार कैसे होता था दोस्तों? समुद्र मार्ग के द्वारा होता था विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार हेतु यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता था। साधारणतः व्यापार विनिमय प्रणाली के द्वारा ही होता था। गाय विनिमय का एक माध्यम थी, परंतु मुद्रा का प्रचलन भी बढ़ने लगा था। इस काल में निक्स, शतमान, क्रिस्टल आदि मुद्राओं के प्रयोग का वर्णन मिलता है। बांटों का प्रयोग तौल के लिए किया जाता था। इस काल की देख लेते हैं धार्मिक दशा कैसी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इस काल में जो धार्मिक दशा थी वो बहुत ही जटिल थी। पहले देख लेते हैं यज्ञों का महत्व इस काल में क्या था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। ठीक है, जो यज्ञ का महत्व है इस काल में अत्यधिक महत्व बढ़ गया था। यज्ञ विधि विधान की विस्तृत जानकारी गृह सूत्र और श्वेत सूत्र से प्राप्त होती थी। ठीक है, यज्ञ प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई थी। यज्ञ 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक चलते थे। इस काल में यज्ञ ब्राह्मण ही करा सकते थे। ठीक है, तप के बारे में देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में तप का महत्व बहुत बढ़ गया था। उपनिषद में कहा गया है कि तप ही ब्रह्मा है, मतलब तथा तप ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। बिना तप के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तप से अलौकिक शांति एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तप की प्रमुख विधियां: नुकीले कांटों पर खड़े रहना, अल्प भोजन ग्रहण कर जीवन यापन करना, महीनों एक ही मुद्रा में खड़े रहना, गर्मियों में धूप एवं सर्दियों में ठंड में खड़े रहना था। ठीक है, जो धार्मिक दशाएं थी देख लेते हैं। यज्ञ का महत्व बहुत था, तप का भी महत्व था और दर्शन का भी। ठीक है, नवीन देवताओं का उदय हुआ था और धार्मिक स्वरूप भी बहुत अच्छा हो गया था। दर्शन देख लेते हैं। इस काल में दार्शनिक विचार परिवर्तन हुए। आत्मा और ब्रह्मा की एकता पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, कर्म का महत्व और अधिक बढ़ गया। सत्य ज्ञान के लिए कर्म आवश्यक समझा गया। ब्रह्मा को सर्वव्यापक, अंतर्यामी एवं सर्वशक्तिमान स्वीकार किया गया। आत्मा, परमात्मा, माया, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन इसी काल में हुआ था। ठीक है, नवीन देवताओं का उदय देख लेते हैं। इस काल में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश का महत्व बढ़ गया था। सृष्टि के रचयिता प्रजापति को उच्च स्थान प्राप्त हो गया था। विष्णु को प्रधान यज्ञ पुरुष माना गया। ठीक है, रुद्र मतलब शिव की पूजा अब शिवजी, पशुपति एवं महादेव के रूप में की जाने लगी। इसके अतिरिक्त नाग, यक्ष, गंधर्व आदि देवों की पूजा की जाने लगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखेंगे, धार्मिक स्वरूप कैसा था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्वरूप अत्यंत जटिल हो गया था। यज्ञ में 17 पुरोहित की आवश्यकता होती थी। ठीक है, यह जटिल पद्धति एवं दीर्घकालिक हो गए थे, जिससे एक गृहस्थ के लिए इनका आयोजन करना कठिन कार्य हो गया था। अब दोस्तों देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल की साहित्यिक। ठीक है, देख लेते हैं। पहला, वेदों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं ऋग्वेद। ठीक है,
यह आर्यों का प्राचीनतम एवं पवित्रतम वैदिक साहित्य का प्रमुख आधार था। ठीक है, जो आपका ऋग्वेद है यह पुराना तो था ही और पवित्र भी था। ठीक है, इसमें देवताओं की गीतात्मक स्तुतियों का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं। इस ग्रंथ से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का ज्ञान चलता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों यजुर्वेद। इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन। ठीक है, जो यजुर्वेद इसमें क्या है, यज्ञ के संबंधित जो विधि विधान है इनका संपूर्ण वर्णन है। यह वेद गद्य रूप में, ठीक है, जो आपका यजुर्वेद है वह गद्य रूप में है। इसके 2 भाग शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद हैं। शुक्ल यजुर्वेद में केवल श्लोक पढ़ने को मिलता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में श्लोकों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखेंगे सामवेद। सामवेद में 1549 अथवा 1810 लगभग श्लोक हैं। यज्ञ के अवसर पर इन श्लोकों को गाया जाता है। और आपका लास्ट अथर्ववेद, इसमें 20 मंडल, 731 ऋचाएँ एवं 5839 मंत्र हैं। इसमें भूत प्रेत को अपने वश में करने के लिए मंत्र दिए गए हैं। इसके भी 2 भाग हैं, पैपलाद और शौनक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ऋषियों द्वारा गद्य में वेदों की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। प्रत्येक वेद में अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौशितकी तथा ऐतरेय ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक उत्सव वैदिक काल के राजाओं का विवरण मिलता है। और ठीक है, देख लेते हैं। इसमें आत्मा, मृत्यु एवं जीवन संबंधित विषयों का वर्णन मिलता है। इसका पठन पाठन वानप्रस्थी मुनि तथा वनवासियों द्वारा वन में किया जाता था, इसलिए इन ग्रंथों का नाम अरण्यक पड़ गया। ठीक है, अब देखेंगे उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में ब्रह्मा एवं आत्मा संबंधित विषयों पर उच्च कोटि का दार्शनिक चिंतन किया गया है। इसकी संख्या लगभग दोस्तों कितनी है, 300। ठीक है, इसमें 12 उपनिषद प्रमुख हैं। कौशितकी, ऐतरेय, बृहदारण्यक सभी ऋग्वेद के केन, छांदोग्य, सामवेद इसको जो बोलते हैं, तथा तैत्तिरीय। ठीक है, कर्ण, श्वेताश्वर, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न उपनिषद हैं। इनमें से कुछ गद्यात्मक एवं कुछ पद्यात्मक हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वेदांत। वेदांत को वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। ये वेदों की व्याख्या करते हैं। इनकी संख्या 6 है। स्वर, विज्ञान, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सूत्र। वैदिक साहित्य में सूत्र एक विशेष प्रकार के साहित्य को कहते हैं। सूत्र संक्षिप्त लेख है जिसमें कम से कम शब्दों में वाक्यों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त किया गया है। सूत्रों के स्रोत। सूत्र में यज्ञों के विधि विधान पर प्रकाश डाला गया है। गृह सूत्र में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धर्म सूत्र में 4 वर्ग, आश्रम व्यवस्था एवं सामाजिक नियमों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखेंगे उपवेद। प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इसका संबंध रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान और शिल्प चिकित्सा से है। सेकेंड है धनुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद है। इसमें अस्त्र शस्त्र चलाने का विधि का निर्वर्णन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गंधर्व सामवेद का उपवेद है। नेक्स्ट शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट दोस्तों, पुराण। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इनमें प्राचीन आख्यान, वंशावलियाँ आदि हैं। पुराणों में ब्रह्मा, मत्स्य, विष्णु, भागवत, अग्नि, वायु, मार्कंड, गरुड़ पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये सब है, ठीक है। 18 पुराणों के अतिरिक्त 18 उप पुराण भी हैं। रामायण देख लेते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। इसमें लगभग 6000 श्लोक मूलतः थे। बाद में इनकी संख्या में वृद्धि हो गई। इनकी रचना संभवतः ईसा पूर्व से 5वीं सदी में शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे महाभारत। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, ठीक है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था, परंतु यह अपने मूल रूप में नहीं है। इसमें भी बहुत सी दंत कथाएं और प्रसंग जुड़ते गए हैं। शुरुआत में इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखेंगे, जितने हम लोग पढ़े उसका पुनरावृत्ति। आर्यों के मूल निवास स्थान संबंधी सिद्धांत हैं यूरोपीय, मध्य एशिया, आर्कटिक, भारत एवं तिब्बत प्रदेश। सेकेंड पॉइंट दोस्तों देखेंगे, वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी। परिवार, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, वर्ण व्यवस्था, भोजन, वस्त्राभूषण, शिक्षा, आमोद प्रमोद के द्वारा होता था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वैदिक कालीन शासन व्यवस्था की जानकारी, ठीक है। राजा, पुरोहित, सेनानी, सभा एवं समिति राज्य की आय के साधन या न्याय व्यवस्था से प्राप्त होती थी, ठीक है, या होती है। आप दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। पशुपालन, कृषि, आखेटक, उद्योग धंधे के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखेंगे, उत्तर वैदिक कालीन राजनीति स्थिति की जानकारी। राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, या राजा के अधिकार, राजा के पदाधिकारी, सभा एवं समिति द्वारा न्याय व्यवस्था से मिलती है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, सूत्र, उपवेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि, ठीक है। आपको दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।